हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्लास 11th केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला वीडियो। तो सभी को इंतजार रहता है इस न्यूमेरिकल वाले वीडियो की आफ्टर द थ्योरी वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि पिछला थ्योरी वीडियो सबको जबरदस्त लगा होगा, सबके कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो आज हम स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कभी पिछले कुछ सालों में जेई, नीट, बोर्ड एग्जाम्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमेशा की तरह वही रिपीट करूंगी कि अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगे कि भाई मजा आ गया, तो कमेंट पे क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। एग्जैक्टली। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो क्या हम किसी का वेट कर रहे हैं? नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये पूछा गया था KCET 2010 में। क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वन विच इज नॉट एन एक्सेप्शन इज। अब देखो, मोस्टली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में गलती ये करते हैं ना कि ये नॉट को मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें वो ढूंढना है जो एक्सेप्शन है, राइट? तो यहां पर हमें क्या देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक्सेप्शन है और कोई एक ऑप्शन है जो एक्सेप्शन नहीं है, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है। सो दैट्स द ट्रेंड। तो चलो एक एक करके सबका देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में यहां है और ऑक्सीजन यहां है। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जनरल ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन। बट एक्चुअली में क्या है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो अब देखो जो लास्ट वाला 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन सेम डब्बे में हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा ऑक्सीजन के केस में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा, राइट? तो इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो विद दैट लॉजिक हम क्या देखते हैं यहां पर कि जो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस। तो यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो यानी कि जो जनरल रूल है दैट इज नॉट फॉलोड, यानी कि ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन विच इज सोडियम एंड मैग्नीशियम। कहां पर है सोडियम? ये रहा सोडियम और ये रहा मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनके केस में होना क्या चाहिए? आइडियली तो लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होना चाहिए, तो यानी कि होना ये चाहिए कि मैग्नीशियम का शुड बी मोर देन सोडियम, ये होना चाहिए। ठीक है, बट क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम एंड मैग्नीशियम, इनका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सोडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैग्नीशियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि किसके केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है? सोडियम के केस में, क्योंकि सोडियम अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल स्टेट में जा सकता है, तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहेगा,
है कि नहीं? तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम का कम होगा, एंड दैट इज एज पर द जनरल रूल. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. तो मतलब हमें आंसर तो मिल गया इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट फॉर सॉर्ट ऑफ रिविजन, एक बार देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है. इनकी अगर हम बात करें तो इनका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है. तो यहां पर हम बात करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की, ठीक है. तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, और वहीं एल्यूमिनियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमें ये पता है, मतलब मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है, और एल्यूमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है. और हमें क्या पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है. मतलब अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है, और जो p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल के शेप में होता है, तो वो लेस स्ट्रांगली बाउंड होता है न्यूक्लियस से. सो देयरफॉर जो p ऑर्बिटल है इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लेस स्ट्रांगली बाउंड है, ठीक है. तो यहां से इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इस केस में कम होगा. तो यानी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम का कम होगा मैग्नीशियम से. तो ये भी क्या है, ये भी एक्सेप्शन है. और ऑन सिमिलर बेसिस अगर बात करते हैं हम बेरिलियम और बोरोन के बारे में, तो कैसे प्रूव करेंगे इनका केस, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो चलो यहां पर थोड़ा सा जगह है, इसको यूज करते हैं, बेरिलियम एंड बोरॉन. तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2, और बोरॉन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. अब यहां भी वही सेम केस है, बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है और बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है. p जो है वो लेस स्ट्रांगली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, एंड देयरफॉर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगा. सो बोरोन का जो है वो बेरिलियम से कम होगा. लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो इनके पोजीशंस के हिसाब से बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था. तो यानी कि ये क्या है, ये है एक्सेप्शन, ठीक है. तो ये एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा गया था कॉमेट के 2018 में. एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एल्कली मेटल, हैलोजन या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है. एटॉमिक नंबर कितना है 21. इसके बारे में कुछ भी हम तभी बता पाएंगे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो चलो लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ऐसे ही लिखाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, वो जा रहा है 3d में. तो यानी कि ये क्या है, ये एक d ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. और अगर और प्रिसाइजली जानना हो इसका पोजीशन, तो इसको देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है. तो एन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि ये लाई करेगा फोर्थ पीरियड में. तो ये रहा हमारा फोर्थ पीरियड. देखो फोर्थ पीरियड में लाई कर रहा है एटॉमिक नंबर 21 विच इज स्कैंडियम. अब देखें क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीशीज आर्गन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज, ठीक है. तो जिनके भी जो भी ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट. तो ऐसे के स्पीशीज के केस में क्या होता है, क्या इनका रेडियाई सेम होता है, नहीं होता है. इनका रेडियाई किस पे डिपेंड करता है, इनके एटॉमिक नंबर पे. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा. तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, राइट. तो मतलब ज्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर मतलब स्मॉलर रेडियाई.
ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में सजाते हैं सबको। तो अगर एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में सजाएं तो क्या होगा, सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, आर्गन का, उसके बाद पोटेशियम का और उसके बाद कैल्शियम का। तो इसीलिए अब अगर हम इसे आयोनिक रेडियाई के ऑर्डर में सजाएं तो क्या होगा, ऐसा ही रहेगा लेकिन साइन पलट जाएगा। एटॉमिक नंबर आर्गन का सबसे कम था तो अब आयोनिक रेडियाई जो है वो आर्गन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा पोटेशियम का, और इससे पोटेशियम किससे ज्यादा होगा, कैल्शियम से। ठीक है, तो आर्गन का सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम आयन, फिर कैल्शियम आयन। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था जेई मेंस 2017 में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इन सब के कंपेयर करते रहो। फॉर एग्जांपल O माइनस, F माइनस, O माइनस में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मली ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। माइनस है मतलब इसने और एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसीलिए कितना हो जाएगा इस केस में 9। ठीक है, उसी तरह से अगर O2 माइनस की बात करें, मतलब यहां पर जो भी आयंस दिए हुए हैं वो मैं बता रही हूं। O2 माइनस मतलब क्या हो जाएगा, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है तो मतलब 10। ठीक है, उसी तरह से F माइनस की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है तो ये हो जाएगा 10। बात करते हैं लेट्स से सोडियम की और सोडियम आयन की, राइट। तो सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, और सोडियम प्लस मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसके पास हो जाएंगे 10। सिमिलरली Mg प्लस में और Mg2 प्लस में कितने होते हैं, मतलब यहाँ जितने भी आयंस दिख रहे हैं ना, मैं सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल दे रही हूँ। Mg प्लस मतलब Mg में तो 12 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है तो ये होगा 11। Mg2 प्लस मतलब 12 होते हैं Mg में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10। तो देखो किसके किसके बराबर आ रहे हैं, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ना, ऑप्शन डी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था मेंस 2006 में। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड द हैलोजेंस आर गिवन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिव द करेक्ट पिक्चर। तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो उनमें जो है डिस्कस किया गया है जो ट्रेंड इन रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो यहां हम दो चीजों की बातें कर रहे हैं, एक तो एल्कली मेटल्स जो कि है ग्रुप 1 एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और दूसरा है हैलोजेंस जो कि है ग्रुप 17 एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो हम इन दोनों के केस में देखेंगे कि क्या होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस वजह से होती है, इनकी रिएक्टिविटी इज ड्यू टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। क्योंकि एल्कली मेटल्स को अगर हम देखें इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, तो इसीलिए इनका टेंडेंसी हमेशा होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना है। और वहीं अगर हैलोजन की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी क्यों होती है, ड्यू टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये चाहते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन लेके हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्टिविटी का मेजर ये डिफरेंस है। ओके, अब क्या होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। लेट्स से एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि लिथियम से सोडियम गए, सोडियम से पोटेशियम गए, पोटेशियम से रुबिडियम गए, सीजियम गए, फ्रांचियम गए, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम के केस में 1s2 2s1, सोडियम के केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर पोटेशियम के केस में देखें तो ये हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स है वो और बढ़ जाएगा, राइट। तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से क्या होगा,
न्यूक्लियस का जो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम होता जाएगा एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी आसानी से निकल सकता है। आसानी से निकल सकता है मतलब इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जा रही है, क्योंकि इसकी तो रिएक्टिविटी होती ही इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और बढ़ती जाएगी, तो इसकी वजह से डाउन द ग्रुप जो है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजन का टेंडेंसी क्या है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब हैलोजन के केस में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा? लेट अस सपोज हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह की। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या होगा? वही चीज होगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, राइट? तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? अब जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियस तो यहाँ सेंटर में है, ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो तो बढ़ते जा रहे हैं ना जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? मेरा न्यूक्लियस जो है वो तो अंदर रह जा रहा है, बट उसके बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है बट उसके बाहर और भी शेल्स आते जा रहे हैं, करेक्ट? तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जा रहा है, करेक्ट? तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? टेंडेंसी to attract electron decreases and therefore reactivity decreases। बच्चों मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इस तरह की जो ट्रेंड्स है ना इनको बिल्कुल भी रटना मत। अगर आप रटोगे ना तो बहुत हाई चांसेस है कि आप उस टाइम पर ना कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हर चीज का तो बस इंक्रीज और डिक्रीज ही है। कहीं इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख दिया तो बस पूरा गड़बड़ा गया। इसलिए इनको समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ताकि उस समय आप खुद से एनालाइज करके आंसर ढूंढ सको। तो अब हमें समझ आ गया। चलो अब हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है ना? तो पहला ऑप्शन कह रहा है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द एल्कली मेटल्स बट इंक्रीजेस इन द हैलोजन विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। नहीं, गलत है। इन बोथ एल्कली मेटल एंड हैलोजन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये भी गलत है। Chemical reactivity increases with increase in atomic number down the group in both alkali metals and halogens। नहीं। In alkali metals reactivity increases but in halogens it decreases with increase in atomic number down the group। बिल्कुल सही। So option D is the correct one। अब हमारा 6th question which is a question from NCERT। Consider the following species। बहुत सारी स्पीशीज दी हुई हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज कॉमन इन देम। तो इनको देखते ही ना ऐसा आइडिया लग जाएगा कि इनमें शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। ऐसा क्यों? अगर इनको ध्यान दो ना, इन सबके एटॉमिक नंबर्स थोड़े से आसपास हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, सबके एटॉमिक नंबर्स आसपास हैं और सभी में देखो +1, +2, -1, -2 का फर्क है, यानी कि सभी ने एक आध इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया है एंड दैट्स हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड बी सेम। तो चलो ट्राई करके देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ स्पीशीज दी हुई हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अगर इन एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर लिखें तो क्या होगा? नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8। तो अब हमने सबके एटॉमिक नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमें सिंपल सी एक बात पता है कि जहां पर भी हमें ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। अब 3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सभी के लिए लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 3 यानी कि 10। ये हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। ये हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10। अब जहां प्लस साइन आ गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। तो हम क्या देख रहे हैं? सब में कॉमन क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये सारे क्या हैं? दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो ये तो इनमें कॉमन हो गया। अब हमें क्या करना है? अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करेंगे इनका आयोनिक रेडियाई किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? इनके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो ग्रेटर द एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना क्या होगा? उतना स्मॉलर रेडियाई होगा, ठीक है।
इसे हम बहुत बार समझ भी चुके हैं पहले। तो यहां पर देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आप इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर लो। तो यहां भी हमें इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर एटॉमिक नंबर हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है ना। तो इसीलिए अगर यानी कि ये बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर और रेडियाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई में लिखना हो तो वो ऑर्डर कैसा होगा, इस ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा, राइट। यानी कि Al3+ सबसे पहले आ जाएगा, उससे बड़ा होगा Mg2+, उससे बड़ा होगा Na+, उससे बड़ा होगा F-, उससे बड़ा होगा O2- और उससे बड़ा होगा N3-, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेंस 2013 में पूछा गया था। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन विल बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होता है सबको तो पता ही होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, ये Na+, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है एंड दैट एनर्जी इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, आयोनाइजेशन की। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है कि अगर अब इसी का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, यानी कि अगर सोडियम आयन में मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, राइट, वही पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ा। इलेक्ट्रॉन जब ये ऐड करेगा अपने में उस समय क्या होगा, एनर्जी यूज्ड अप होगा, राइट। एनर्जी निकलेगा, हमको एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, राइट। इस केस में जो है एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो ये रिएक्शन जो है दिस इज सिंपली द रिवर्स रिएक्शन। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरा कितना होगा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, बट माइनस। क्यों, क्योंकि इस केस में जो है एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है, मुझे देना नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ रहा था, बट जब इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछा गया था AIPMT 2012 में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर इज द आयोनिक रेडियस। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में हमने पहले भी बात किया, बट हम किस टर्म्स में बात कर रहे थे, जब भी हम बात कर रहे थे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तो हम कह रहे थे एटॉमिक नंबर के टर्म्स में, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका आयोनिक रेडियाई छोटा, राइट, ऐसे ही बात कर रहे थे हम। तो यहां पर लेकिन हमें पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन द एनायन, चार्ज ऑन द कैटायन, राइट। तो पहले हमें ये रिलेशनशिप को डिराइव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमने थोड़ी ही देर पहले लिया था, N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, ये सब क्या है, ये सारे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि इन सब में बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दैट इज 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर आप इनमें नोटिस करो कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हम सेपरेटली बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द कैटायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, चाहे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा मतलब उसका चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके, चलो अब हम ऑप्शन 1 को देखते हैं कि amongst isoelectronic species smaller the positive charge on cation smaller is the ionic radius। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जितना स्मॉलर होगा, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होगा, ठीक है, कैटायंस का अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज की, अगर इनका स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनका स्मॉलर एटॉमिक नंबर होगा, इनका एटॉमिक नंबर भी कम होगा। अब हमें तो ऑलरेडी पता है कि अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो उनका रेडियाई
ज्यादा होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर और रेडियाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, तो फिर रेडियाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा रेडियस, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो पहला ऑप्शन है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो मतलब मेरा जो पहला ऑप्शन ए है दैट इज रॉन्ग। तो मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। जाहिर सी बात है कि बाकी तीनों करेक्ट ही होंगे, बट स्टिल देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है कि अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। चलो बात करते हैं एनायंस की, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस की, जैसे कि यहाँ पर F-, O2-, N3-। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज स्मॉलर इज द एटॉमिक नंबर, राइट। देखो यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो जैसे जैसे मेरा चार्ज बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है मतलब जो नंबर है चार्ज का वो बढ़ रहा है, 1 2 3 जो बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एटॉमिक नंबर कम होगा तो आयोनिक रेडियाई बढ़ेगा, तो इसीलिए ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द आयोनिक रेडियस। तो ये मेरा करेक्ट है। Atomic radius of elements increases as we move down the first group of periodic table. किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, तो ये भी करेक्ट ही है। ऑप्शन डी कह रहा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये भी सही है कि जैसे भी जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, ये वापस से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज इन किलोजूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का दिया हुआ है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डिविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। तो ये तो थोड़ा सा एक हमने लॉजिकल क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारा जनरल ट्रेंड आखिर है क्या। अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो मेरा जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अब देखो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टीएल। ठीक है, इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब बोरोन से अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। तो चलो ये तो हमारे जनरल ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो क्या देखते हैं, इनकी वैल्यूज देखो, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि ये इंक्रीज हो जा रहा है। इसका 577 था और गैलियम का क्या हो जा रहा है, 579। तो यानी कि ये जो है मेरा एक एक्सेप्शन हो रहा है। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, लेट अस सी। तो चलो एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, अब इसी तरीके से गैलियम का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 3d10 4s2 4p1। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो अभी सिखाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पिछले लेसन में ऑलरेडी सिखा दिया था अच्छे से। ठीक है ना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहां पर जो है d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, राइट। यहाँ पर ये 3d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और हमें क्या पता है कि ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है, राइट। शील्डिंग इफेक्ट भी सबको पता है बाय नाउ, हमने कई बार डिस्कस किया है। मतलब कि न्यूक्लियस के इफेक्ट को कौन कितना शील्ड कर सकता है ताकि बाहर वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उसे न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज पूरा पूरा फील ना हो सके। तो सबसे अच्छी शील्डिंग इफेक्ट किसकी होती है, s ऑर्बिटल की, उसके बाद p, उसके बाद d और उसके बाद f। तो इसलिए d वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनका शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है। तो मतलब ये बहुत अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं। चूंकि अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफी हाई होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज बाहर वाले को फील होता है क्योंकि शील्डिंग प्रॉपर होती ही नहीं है बीच में। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हायर, राइट। जिन बच्चों को शील्डिंग इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल वीडियो है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे थ्योरी वाले वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ विजुअलाइज करा के समझाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होगा। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है मेरा वो पॉजिटिवली चार्ज है
और लेट अस सपोज ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस जो है इसको एकदम मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूक्लियस का जोर काफी चल रहा है, तो न्यूक्लियस तो उसको पकड़ के रखेगा, तो आसानी से इसको जाने तो नहीं देगा। तो यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफी हाई होगा। एंड दैट इज द रीजन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जा रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब उसके बाद जब हम गैलियम से इंडियम में जाते हैं तब हम देखते हैं कि ये वापस से डिक्रीज हो रहा है, जो कि एज पर जनरल ट्रेंड है। बट फिर से जब हम इंडियम से जाते हैं नीचे तो क्या हो रहा है, फिर से जो है ये देखो ये वैल्यू थी 558, अब ये हो गया 589, यानी कि ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर फिर से एक्सेप्शन है। अब यहां पर ये एक्सेप्शन क्यों है, ये मेरे ख्याल से आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि रीजन सिमिलर है इन दोनों के। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखोगे कि ये जो Tl एलिमेंट है ना, इसके अंदर जिसे हम कहते हैं थैलियम, तो थैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो इंडियम का अगर मैं लिखूं तो इंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज क्रिप्टन, उसके बाद 4d10, 5s2, 5p1, और वहीं अगर थैलियम का हम लिखें तो ये हो जाएगा जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2, 6p1, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये थैलियम में जो है ना f ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और f ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, राइट। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, एक में p ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व था और दूसरा में d ऑर्बिटल आ गया। यहां पर क्या था कि एक में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व था तो दूसरे में f ऑर्बिटल आ गया। अब f के इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट और भी खराब होते हैं एंड एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी एक्सेप्शन का अगर आपको लॉजिक देना हो ना तो आपको कहां से शुरुआत करनी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि फिर से एनसीईआरटी से पिक किया गया है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 to the power -18 joules. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per moles. ठीक है, तो देखो यहां पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब हमें यह पता है कि एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होता है, एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो जब एन इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, ग्राउंड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 1, जब एन इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है उस एटम से, निकाल के कहां लेके जाना है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को वहां से यानी कि ग्राउंड स्टेट से बहुत दूर लेके जाना है, यानी कि इंफिनिटी तक लेके जाना है, करेक्ट। सो दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। वही तो है, उसी का डिफरेंस जो है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो एनर्जी एट इंफिनिटी कितना है, 0, और एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट कितना है, -2.18 into 10 to the power -18 जूल्स। तो ये हो जाएगा +2.18 into 10 to the power -18 जूल्स। लेकिन हमें ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल के हिसाब से निकालना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हम किसके लिए निकाल रहे थे, हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे थे। तो अब अगर मुझे ये निकालना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल, अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है, दिस वैल्यू इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग से ही हम 1 इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे थे, ठीक है। बट अब मुझे निकालना क्या है, हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे एटम्स, 6.022 into 10 to the power 23। तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 मोल कितना हो जाएगा,
2.18 into 10 to the power minus 18 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. तो ये आ जाएगा 13.130 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से फायदा भी हुआ होगा। बट इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा की तरह अब आपको खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और वो भी ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो, और इसी से ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और मैं क्या करूंगी, मैं आऊंगी फिर से नया वीडियो लेके, नेक्स्ट चैप्टर लेके, नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।